विश्वविद्यालय के इस 5 दिवसीय विद्यार्थी कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मैं हमसे जुड़े सभी प्रतिभागियों का स्वागत करती हूँ। और अब हमारे साथ उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि महामहिम श्री कलराज मिश्र जी जुड़ चुके हैं। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय से इस सत्र की शुरुआत की आज्ञा चाहूंगी। जी, अब मैं राज्यपाल महोदय की आज्ञा से इस सत्र को शुरू करती हूँ। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय की तरफ से राज्यपाल महोदय तथा हमारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कलराज मिश्र जी का स्वागत करते हुए हम सब हर्षित हैं। आपके कुशल मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय तथा राज्य दोनों उन्नति की ओर अग्रसर है। आपकी विशेष प्रेरणा से राज्य में अन्य कार्यों के साथ ही शिक्षा की दिशा और दशा दोनों तेजी से बेहतरी की तरफ बढ़ रही है। और अब अधिक देर न करते हुए हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम मैं माननीय कुलपति महोदय से आग्रह करूंगी कि वो महामहिम राज्यपाल तथा हमारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति का स्वागत करें तथा साथ ही अनुरोध है कि मानवीय मूल्य की शिक्षा के बारे में जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक मानवीय मूल्य की शिक्षा के लिए किए गए कार्यों में महामहिम को अवगत कराएं। नमस्कार। माननीय राज्यपाल महोदय एवं कुलाधिपति परम आदरणीय कलराज जी मिश्र, राज्यपाल सचिवालय परिवार के सदस्य, मेरे साथी श्री वायन सिंह जी, संचालक सुश्री अलका स्वामी एवं ऑनलाइन वर्कशॉप की तैयारी में लगी सारी इनकी टीम, इस ऑनलाइन प्रसारण में लगे श्री धर्मेंद्र यादव उनकी टीम, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्य और इस मैं इस स्वागत में माननीय कुलाधिपति का शब्दों स्कूल के माध्यम से मेरी अपनी तरफ से बीटीयू परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत कर आपने परिवार के मुखिया के रूप में जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए आशीर्वाद देने का समय निकाला। इसके लिए ऑनलाइन वर्कशॉप में लगी टीम एवं छात्रों को प्रेरणा मिलेगी, उत्साहवर्धन होगा। बीटीयू के लिए यह ऐतिहासिक क्षण है जब पहली बार किसी कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल महोदय का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। माननीय कुलाधिपति महोदय, बीटीयू देश का पहला विश्वविद्यालय है जिसके सभी संकायों में यानी इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए, बी डिजाइन के सभी महाविद्यालयों में मानवीय मूल्यों का कोर्स अनिवार्य रूप से लागू है। माननीय बीटीयू देश का पहला विश्वविद्यालय है जो इस तरह का 5 दिन का ऑनलाइन वर्कशॉप आयोजित कर रहा है छात्रों के लिए, वह भी कोरोना जैसी महामारी के बीच में। इस वर्कशॉप्स के माध्यम से लगभग 5000 विद्यार्थियों व उनके परिवार को मानवीय मूल्यों के आधार पर जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस विषय की और जानकारी रखने से पहले मैं थोड़ी सी उसकी भूमिका में समाज की स्थिति के बारे में निवेदन करता हूं। इस समाज की इस समय हम स्थिति देखें तो हमने पिछले वर्षों में बहुत विकास किया है। हमारे सुविधा बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, सड़कें अच्छी हुई है, घर में रहने की व्यवस्था अच्छी हुई है, रेल है, यातायात के साधन है, तकनीकी है, विज्ञान है, इसमें बहुत सी बढ़ोतरी हुई है। अगर शिक्षा को देखें तो प्राइमरी शिक्षा से लेके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय शिक्षा में बहुत बढ़ोतरी हुई है और हमारे यहाँ पे पढ़ने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये हमारे लिए बहुत सुखद विषय है, यानी हम निरंतर सुविधा और शिक्षा दोनों में उन्नति करते जा रहे हैं। लेकिन मैं दूसरे पक्ष को तरफ देखूं तो समाज में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, व्यभिचार बढ़ रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, असहनशीलता बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहा है। यानी एक तरफ हम शिक्षा में या सुविधा में दिनों दिन उन्नति कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हम सामाजिक जीवन की तरफ देखें तो नैतिक मूल्यों, संस्कार, इसमें हम समाज के रूप में कि समाज का कितना विकास हुआ है उसमें निरंतर नीचे जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है।
यानी ये इन दोनों के बीच की खाई, गैप बढ़ता जा रहा है। समाज में इस वजह से कई सारी परेशानियां पैदा हो रही है। इसको ठीक कैसे किया जाए, ये विषय सभी शिक्षाविदों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय को आगे बढ़ाते हुए अगर हम समाज में देखें तो इसमें समाज में मूल रूप से व्यक्ति को 3 तरह के भय लगते हैं, जिनसे पशुओं का भय, प्राकृतिक आपदा का भय और मानव के अमानवीय व्यवहार का भय। अगर हम गहराई से देखें तो मानव के अमानवीय व्यवहार का भय सबसे ज्यादा महसूस होता है। उदाहरण के लिए मैं कहूं कि एक व्यक्ति अगर शहर में आता है तो उसको शहर में कोई अंधेरे से भय नहीं लगता, सड़क पे चलते हुए वाहन से भय नहीं लगता। अगर कोई व्यक्ति थोड़ी देर उसके लगातार पीछे चले, अनजान व्यक्ति, तो डर लगने लगता है। अगर वही व्यक्ति उसके पास आके खड़ा हो जाए तो उसे डर लगने लगता है। और यदि वो व्यक्ति मुस्कुरा कर एक साइड में चल दे तो उसके मन में भय व्याप्त हो जाता है, इसलिए कि उस व्यक्ति का आचरण निश्चित नहीं है। यानी मानव ही ऐसा है जिसका आचरण निश्चित नहीं है। इस आचरण को निश्चित कैसे किया जा सकता है, इसमें शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका है। शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के आचरण को निश्चित करना, यही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। प्रकृति में जितनी भी इकाइयां हैं उनका सबका आचरण निश्चित है। जैसे जो पेड़ है, पौधे हैं, जैसा बीज होता है वैसे ही पेड़ या पौधा होता है। अगर जानवर है तो जैसा वंश होगा, नस्ल होगी, वैसे ही जानवर होगा। लेकिन मानव के लिए ऐसा संभव नहीं है। उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि अगर गाय है तो शाकाहारी होगी, शेर है तो मांसाहारी होगा। इसका उल्टा नहीं हो सकता। शेर घास नहीं खा सकता और गाय मांस नहीं खा सकती। लेकिन क्या हम मानव के लिए ऐसा कह सकते हैं कि जिसके माता पिता शाकाहारी है उसकी संतान भी शाकाहारी होगी? निश्चित रूप से शायद हम ऐसा नहीं कह सकते। यानी मानव का जो आचरण है वो निश्चित नहीं है। उसका आचरण को निश्चित शिक्षा और उसके माध्यम से ही किया जा सकता है। वर्तमान शिक्षा की स्थिति को देखें तो 3 चीजें मुझे ध्यान में आती है। एक समझ का विषय है, दूसरा सीखने का है और तीसरा करने का है। जो समझ का विषय है कि हमको करना क्या है, तो करना क्या है इसको हम मूल्य शिक्षा कहेंगे। मूल्य शिक्षा ही बताएगी क्या करना है। दूसरा है कैसे करना है, कैसे करना है उसका कौशल क्या है, स्किल क्या है। लेकिन अंततः करना क्या है, वो है कि मूल्य आधारित कौशल होना चाहिए, मूल्य का निर्देशित कौशल होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति कुछ विपरीत हो रही है। हम निश्चित रूप से कौशल पे ध्यान दे रहे हैं लेकिन मूल्य पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। उदाहरण के लिए बताएं कि हम इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को, तकनीकी के विद्यार्थियों को से बिजली बनाने का फार्मूला बताते हैं। वो बिजली बनाने के फार्मूले से बम भी बन सकता है। तो फार्मूला तो अपने आप में इनर्ट है। ये तो उसको उपयोग करने वाले की वैल्यू पर निर्भर करता है कि वो बिजली बना के समाज के लिए उपयोगी काम करता है या बम बना के विध्वंस करता है। यानी मूल्य के विहीन कौशल समाज के लिए बहुत घातक भी हो सकता है। हमको समझ में आता है कि मूल्य आधारित शिक्षा महत्वपूर्ण है। अगर समाज में हम देखें कि समाज में ज्यादातर जो दुख का कारण है, क्या सुविधा की वजह से है या संबंध का निर्वहन न करने की वजह से है, तो हमको ध्यान में आता है कि ज्यादातर जितनी भी समस्या है वो समाज में संबंध का निर्वहन पूर्ण रूप से न करने के अभाव में आता है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में कहूं कि घर में पति पत्नी में अगर झगड़ा हो रहा है और उसके एयर कंडीशनिंग को हम शुरू कर दें, वो झगड़े को ठंडा नहीं कर पाएगा। झगड़ा तो उसके मानवीय व्यवहार और संबंध का निर्वहन करने से ही संभव हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव व्यक्ति को सुविधा भी चाहिए और संबंध भी चाहिए। इसकी प्रकृति जानवर से भिन्न हो सकती है। तो जानवर को सिर्फ सुविधा ही चाहिए, जब उसके भूख लगती है तो खाना चाहिए और परिस्थितियां ऐसी हो तो कुछ शरण के लिए उसको आश्रय चाहिए।
लेकिन मानव के लिए सुविधा और संबंध दोनों ही चाहिए। आगे आके ध्यान में आता है कि जीना तो सभी संबंध पूर्ण ही चाहते हैं, लेकिन उस संबंध के बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से संबंध में वो जी नहीं पाता है। ऐसे में ध्यान में आता है कि जब सभी लोग का उद्देश्य तो सुखी और संपन्न होना है, लेकिन इस समझ के अभाव में वो ऐसा कर नहीं पाते। इस तरह से हमको समाज में दो तरह के व्यक्ति नजर आते हैं। एक वो है जो सुविधा विहीन है, इसलिए दुखी एवं दरिद्र है। दूसरे वो है जो सुविधा संपन्न है, लेकिन सुविधा की संपन्नता का भाव नहीं है। जो भाव नहीं होने से वो दुखी है, वो दरिद्र है। लेकिन होना तो सभी लोग सुखी संपन्न चाहते हैं, सुविधा संपन्न होना चाहते हैं, सुखी और समर्थ होना चाहिए। यानी सभी व्यक्तियों की जो जीने का उद्देश्य है सुखी और समर्थ होना है, ये तो सभी का एक है। लेकिन जिस तरह की समाज की स्थिति है उसको ध्यान में देते आता है कि व्यक्ति को सुविधा भी चाहिए और संबंध भी चाहिए, और इन दोनों का पूर्ण रूप से सही तरीके से निर्वहन करने के लिए उसमें सही समझ भी चाहिए। इन तीनों चीजों को ध्यान में लाकर देखते हैं कि सुविधा व्यक्ति को कितनी चाहिए, संबंध के निर्वहन के लिए उसको क्या करना चाहिए, और इन दोनों का पूर्ण रूप से पालन करने के लिए क्या सही समझ होनी चाहिए। और इन दोनों की तीनों की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, पहले नंबर पे क्या आना चाहिए, दूसरे पे क्या आना चाहिए, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी जो सारी एनर्जी है व्यक्ति की वो उसको सुविधा संग्रहण में लगा रहा है, और शायद सुविधा संग्रहण में लगाते हुए उसके मन में ये भाव है कि सुविधा के संग्रहण से ही संबंध ठीक हो जाएंगे, और इसी समझ की वजह से जो वातावरण बनता है वो संबंध का निर्वहन न होने की वजह से सुविधा तो है लेकिन संबंध का निर्वहन नहीं होने से वो व्यक्ति सुखी नहीं हो पाता। इस विषय को समझने के लिए कि इन तीनों स्थिति में हमें किस तरह से जीवन जीना है, ये शिक्षा के माध्यम से साबित हो सकता है। व्यक्ति का जीवन में 4 स्तर पे उसे जीना होता है। व्यक्ति के खुद के अंदर हार्मोनी, फिर जिस परिवार में जो रहता है उसमें हार्मोनी, और उस परिवार का जो एक्सटेंडेड फॉर्म है, विस्तार है, यानी जिस मोहल्ले में रहता है, जिस गांव में रहता है, यानी पूरे समाज में जिस तरह से रहता है उसमें हार्मोनी के साथ रह सके। और फिर जिस प्रकृति में हम रहते हैं, नेचर में, एग्जिस्टेंस में हम रहते हैं, उसके साथ में हार्मोनी के साथ में रह सके। इन 4 स्तर की हार्मोनी को समझने के लिए शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो इनको समझा सकता है कि व्यक्ति अपने में आप में कैसे संपूर्ण रूप से हार्मोनी में रह सकता है। क्या हमारा आज का विद्यार्थी अपनी आवश्यकताओं का और क्षमता का निर्धारण कर पाता है, और उसका निर्धारण करने के बाद में क्या उसको हासिल करने के लिए उस पोटेंशियल के साथ में अपनी पोटेंशियल प्राप्त करने की क्षमता रखता है। अगर इस क्षमता के साथ जीता है तो जो परिवार में जीने लगता है तो लगता है कि परिवार में क्या वो है विश्वास, सम्मान और स्नेह के साथ सभी लोग जी पा रहे हैं। क्या अकेला व्यक्ति, हम समझते हैं कि कभी भी सुखी नहीं हो सकता, उसको परिवार के साथ ही सुखी होना पड़ता है। अगर उसका परिवार सुखी नहीं है तो व्यक्ति अपने आप में सुखी नहीं हो सकता। समाज की स्थिति को थोड़ा सा ध्यान में देखें तो मुझे एक उदाहरण ध्यान में आता है कि एक व्यक्ति एक रात में पेड़ के नीचे कुछ वस्तु ढूंढ रहा था। उसके जो जानकार लोग आसपास आए तो वो भी इसकी वस्तु को ढूंढने लगे कि मेरी अंगूठी खो गई है, अंगूठी खो गई है। ढूंढते रहे, काफी देर से कुछ मिला नहीं। तो एक ने पूछा कि आप बताएं आपकी अंगूठी यही गिरी थी, क्या आप श्योर है, पक्का है? उन्होंने कहा नहीं, अंगूठी तो दूसरी तरफ उधर अंधेरे थी। तो बोला यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? यहाँ इसलिए ढूंढ रहे कि यहाँ उजाला है। हमारे विद्यार्थियों की हो रही है, वो अपनी जब वहां ढूंढता है तो उसी सुविधा नजर आती है और उस सुविधा में ही उसको सुख को महसूस करता है। ऐसी ये समझना है कि उसको स्तर की हार्मोनी कैसे रख सकता है। तो जो समझने का विषय है वो एजुकेशन के माध्यम से होता है,
और इन चारों स्तर से एक हार्मोनी में कैसे रह सकता है, वो उसके संस्कार पे आधारित है। एक व्यक्ति अगर चारों स्तर की हार्मोनी में जीता, खुद में, परिवार में, समाज में और फिर प्रकृति के साथ अगर जी पाता है तो स्वयं भी खुश होता है। जब स्वयं खुश होता है तभी दूसरों को प्रसन्न करता है। इसको हम या म्यूचुअल हैप्पीनेस करते हैं। इसी तरह से वो अगर सुविधा का आंकलन ठीक ठीक से कर पाता है और रेस्ट ऑफ नेचर को ध्यान में रख करता है कि मुझे कितनी सुविधा चाहिए, दूसरे भी मेरे अपने हैं, उनके लिए कितनी सुविधा चाहिए, तब वो सुविधाओं का एक्सप्लोर करता, खुद में भी सुविधा संपन्न होता है और दूसरों को भी सुविधा संपन्न करता है। इस तरह की उभय समृद्धि कहते हैं, यानी व्यक्ति सुखी भी होता है, समृद्ध भी होता है, दूसरे को सुखी और समृद्ध करने के लिए पर्याप्त भाव होता है। इस तरह के भाव को हम हार्मोनी के साथ जीना कहते हैं। इस वर्कशॉप के माध्यम से हम इन चारों विषयों को 5 दिन तक लगातार छात्रों को बताने वाले हैं कि 4 स्तर की हार्मोनी को समझें और इस हार्मोनी के साथ जी के रह के देखें और अपने आप के देखें कि क्या ऐसा जीना संभव हो सकता है। इन 4 दिनों में लगातार चर्चा के माध्यम से और विद्यार्थियों के मन में उत्पन्न होने वाले सैकड़ों का इन्हीं 4 हार्मोनी के आधार पे तय करते हुए वो खुद अपने आधार करें कि ऐसा होना चाहिए। रखिए इसमें, और जो शिक्षा का जो मॉडल आपके सामने रख रहा हूँ माननीय, ये मॉडल इंजीनियरिंग के संस्थानों में लागू किया जा सकता है और उन्होंने अनुभव के आधार पर ये पाया कि इससे छात्रों का अपने आप में संस्थान के प्रति उनका समर्पण बढ़ता है और सहयोग और साथ मिलकर काम करने की भावना उत्पन्न होती है। कि जो भी से बात कही जाती है वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल से मेरा मतलब ये है कि ये हर व्यक्ति पे लागू होती है, हर समय लागू होती है और हर स्थान पे लागू होती है। जैसे मैं कहूँगा मुझे सम्मान चाहिए, तो जैसा मुझे सम्मान चाहिए वैसा हर व्यक्ति को सम्मान चाहिए। और हर ऐसा नहीं कि सुबह शाम सम्मान चाहिए और रात में नहीं चाहिए या दूसरे दिन नहीं चाहिए, 24 ही घंटे चाहिए। यहाँ तक कि नींद में ही भी असम्मान करें तो भी हम अपने आप में उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसी तरह से वो सम्मान जैसा मुझे चाहिए वैसा दूसरे को भी चाहिए, हर समय चाहिए, हर स्थान पे चाहिए। इसलिए ये जो भी इसमें जिन विषयों पे हम चर्चा करते हैं, चाहे स्नेह हो, चाहे संवेद हो, चाहे विश्वास हो, ये इंसान की मूलभूत के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, सार्वभौमिक है। ये किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं है, किसी संस्था पर निर्भर नहीं है, सब रूप से समान रूप से लागू होते हैं। इसको कई संस्थानों ने, इंजीनियरिंग के कई संस्थानों ने लागू करके देखा है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय ने भी इसी विषय को लागू किया है और उसके गहन अध्ययन के लिए इस वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। और इस वर्कशॉप के आयोजन से लगता है कि बच्चा हार्मोनी से जीने की शिक्षा के साथ में इसको जी पाएगा। मैं इसको अगर एक शब्द में कहूं तो कि सह अस्तित्व ही अस्तित्व है। अगर व्यक्ति इस धारणा को समझ ले कि मेरे अकेले के सुखी से सुख नहीं है, संपन्नता नहीं है, सह अस्तित्व में ही अस्तित्व है, वो एग्जिस्टेंस इज एग्जिस्टेंस। इसी भाव को रख के इस कोर्स को पढ़ाया समझाया जा रहा है। माननीय पिछले 2 सालों में जब से बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बना है, उस विश्वविद्यालय ने जो अब तक कार्य किए है उसकी रूपरेखा रखूं उससे सामने पहले मैं आपको एक जानकारी रखना चाहूंगा कि देश में बहुत से शिक्षा आयोग बने। सभी शिक्षा आयोग ने अपनी रिकमेंडेशन में ये बात निश्चित रूप से कही कि शिक्षा मूल्य आधारित होनी चाहिए, लेकिन उस शिक्षा में मूल्य को शामिल कैसे कर सकते हैं, इस तरह का मॉडल सामने नहीं दे पाए। अब भी जो नई कस्तूरी रंगन की समिति की
रिपोर्ट की चर्चा हो रही है, निश्चित रूप से आने वाले समय में लागू होने वाली है, लेकिन उसको भी भारत आधारित शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा कहा गया है। ये शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा छात्र तक कैसी पहुंची जाएगी, वो मॉडल अभी तक क्लियर नहीं है। पर जिस मॉडल की मैं चर्चा कर रहा हूँ, जो आपके सामने मैंने रखा है कि 4 स्तर की अगर हार्मोनी के साथ बच्चे को हम तैयार करते हैं, उसकी वो समझ बनती है, तो वो हार्मोनी के साथ सबके साथ जी सकता है। वो निश्चित मानवीय आचरण के साथ जी सकता है। वो अपनी सुविधा का और अपनी क्षमता का आकलन करने में सक्षम होता है, और उस क्षमता और सुविधा की आकलन के बाद में उस काम को श्रम पूर्वक करने के लिए वो अपने आप को तैयार करता है। और श्रम पूर्वक किए हुए काम को अगर क्षमता से ज्यादा करता है, तो इसी को समृद्धि कहते हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह के कोर्स के माध्यम से निश्चित रूप से छात्रों में, उनके जीवन में उस जिस रूप में वो इस पूरे ब्रह्मांड की एक इकाई है, ये समझ विकसित होगी कि उसकी जो जिम्मेवारी क्या है, और उस जिम्मेवारी के साथ में वो अपनी भागीदारी करते हुए कैसे जी सकता है। माननीय बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय में पिछले 2 वर्षों में इस मानवीय मूल्यों में बहुत ही समर्पण के भाव से काम किया है, क्योंकि हमारा इंजीनियरिंग, MBA, MCA प्रोफेशनल कोर्सेज का विश्वविद्यालय है, लेकिन हमने मानवीय मूल्यों की एक अलग से फैकल्टी की स्थापना की है। पूरे विश्वविद्यालय में 5 जगह नोडल सेंटर तय किए हैं, जहां से इस विषय के माध्यम से शिक्षकों की ट्रेनिंग हो सके, छात्रों के लिए वर्कशॉप हो सके। हर महाविद्यालय में एक यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू का सेल बनाया गया है, जो इस शिक्षा के बाद में उसके एक्सटेंशन के रूप में छात्रों को सामाजिक काम से जोड़ सके। ये विषय सिर्फ पढ़ने लिखने का नहीं है, इसको पढ़ने लिखने के साथ समझ के निर्वहन करने का लिए। इससे हमें ध्यान में आया कि हमारे आसपास के अधिकतम विद्यार्थी हिंदी माध्यम से आते हैं, तो चूंकि हमारा माध्यम इंग्लिश है, लेकिन इस विषय को हम हिंदी माध्यम में भी पढ़ने और लिखने के लिए अलाउ करते हैं। पिछले 2 वर्षों में मैं समझता हूं कि ये विषय जब तक अध्यापक तक नहीं जाएगा, टीचर तक नहीं जाएगा, वो इसको समझ के जिएगा नहीं, तब तक वो विद्यार्थी को प्रभावित नहीं कर सकता, उस तक पहुंच नहीं सकता। उसके लिए हमारे शिक्षकों की इस विषय की ट्रेनिंग होनी चाहिए। मुझे ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो कि मेरा एक कॉन्स्टेंट कॉलेज है, उसकी 100% फैकल्टी ने 8 दिन की इन्हीं 4 स्तर की जीवन पे सतत ट्रेनिंग ली है, और सतत ट्रेनिंग के लेने के बाद इस विषय को जीवन में जीते हुए कर रहे हैं। आज जिस वर्कशॉप में हम शामिल हुए हैं, बच्चों का ऑनलाइन वर्कशॉप करना अपने आप में बहुत ही मुश्किल कार्य है। इस विषय को ऑफलाइन भी समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ऑनलाइन समझना और समझाना बहुत ही मुश्किल है। मेरे समर्पित अध्यापकों की टीम पिछले कई दिनों से इस कार्य को करने में लगी हुई है। मैं देख रहा हूं वो प्रतिदिन शाम को मिलकर ट्रेनिंग करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। ये इसी वर्कशॉप का नतीजा है कि ये सारे शिक्षक इस वर्कशॉप से निकल के आए हैं, इसीलिए इसे समर्पण भाव से अपनी जिम्मेवारी मानते हुए, संस्था के प्रति जिम्मेवारी मानते हुए कर रहे हैं। अगर मैं पूरी यूनिवर्सिटी को देखूं तो लगभग 20% अध्यापकों ने इस कोर्स को किया हुआ है। यानी इसको कोर्स को पढ़ाने वाला हर अध्यापक 8 दिन का रिगरस कोर्स निकला है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक का 8 दिन 4 स्तर के जीवन पे ही चर्चा होती है, और उस चर्चा को लेने वाले जो रिसोर्स पर्सन है वो इस विषय के एक्सपर्ट है, IIT कानपुर, IIT बीच से आए हैं। एक चीज मैं बहुत और गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि जो रिसोर्स पर्सन IIT BHU, IIT कानपुर और जगह से आए हैं, वो किसी तरह का पारितोषिक नहीं लेते, रिम्यूनरेशन नहीं लेते। ये समझते हैं कि ये जो कुछ समाज ने उसको दिया है, उसका ये आप इसमें पारितोषिक के रूप में पेश कर रहे हैं। हमारा विश्वविद्यालय भी उस तरह के रिसोर्स पर्सन तैयार करने में लगा हुआ है। पिछले वर्कशॉप में 43 अध्यापकों ने उसके हायर स्तर की ट्रेनिंग ली है, उसमें से कुछ लोग रिसोर्स पर्सन के लिए तैयार हो रहे हैं। हमारी जो फैकल्टी है उसने ये तय किया है कि इस कोर्स को इलेक्टिव के रूप में कुछ हायर
सेमेस्टर में भी लागू किया जा सकता है, उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। और अंत में मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध करते हुए इतना ही निवेदन करता हूं कि आप समय समय पे हमारा मार्गदर्शन करते रहें, ताकि हम इस कार्यक्रम में सफल हो पाए, इस तरह के और कार्यक्रम कर पाए। बहुत बहुत आभार। का संक्षिप्त किंतु प्रभावी तरीके से सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे साथ राज्य के प्रथम नागरिक, राज्य के राज्यपाल तथा इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महामहिम श्री कलराज मिश्र जी, जो आज हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनसे अनुरोध करूंगी कि वो अपने आशीर्वचन हमें कहें। लेकिन उससे पहले, वैसे हम सब बखूबी माननीय से परिचित हैं, फिर भी परंपरा का पालन करते हुए मैं आप सभी को उनके जीवन परिचय को देना चाहूंगी। विद्यार्थी जीवन से ही विभिन्न तरह के सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हुए आपने 1963 में पूर्ण सार्वजनिक जीवन को अपना लिया और तब से अब तक के कार्यकाल में आपने सरकारी तथा अन्य बहुत सारी जिम्मेवारियों का पूर्ण निष्ठा से निर्वाह किया है, जैसे PWD, मेडिकल एजुकेशन, पर्यटन, सड़क निर्माण, MSME सेक्टर आदि। आपने उत्तराखंड राज्य की स्थापना में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपके प्रयासों तथा मजबूत संगठनात्मक क्षमता ने बहुत सारे सक्षम संगठनों का निर्माण किया है। आप 3 बार राज्यसभा सदस्य रहे, देश में MSME सेक्टर के केंद्रीय मंत्री रहे, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का कार्यभार भी संभालते हुए सितंबर 2019 में राजस्थान राज्य के 44वें राज्यपाल के रूप में जिम्मेवारी को संभाला। आपके द्वारा राज्य में शुरू की गई विभिन्न विकासात्मक परियोजनाएं एक आम आदमी के जीवन को सरल और सुचारू बनाने में मदद कर रही है। आपके कार्य हमेशा समाज की उन्नति की ओर ले जाने के लिए किए गए हैं और शिक्षा की उन्नति के लिए आप हमेशा विशेष प्रयासरत रहे हैं तथा कुलाधिपति के रूप में आपका मार्गदर्शन विश्वविद्यालय को समय समय पर मिलता रहता है। आपसे करबद्ध निवेदन है कि अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करें। सभी को नमस्कार। नमस्ते सर। कुलपति श्री A.D. चारण जी, श्री Y.N. सिंह जी, श्रीमती अलका स्वामी जी, अभिभावकगण और छात्र और छात्राएं, तकनीकी शिक्षा और मानव मूल्य विषय पर आयोजित इस वेबिनार में शामिल होकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। कोविड-19 के इस दौर में सब कुछ बदल रहा है। हमें इन परिवर्तनों के अनुरूप कार्य करना होगा। इसके लिए अभी से मानसिक रूप से तैयार होना होगा। ऑनलाइन शिक्षा आवश्यकता बनती जा रही है। कोरोना वैश्विक महामारी के दौर से हमें बहुत कुछ सीखना होगा। यह बीमारी जल्दी समाप्त होने वाली नहीं है और न ही लॉकडाउन इस समस्या का स्थायी समाधान है। अचानक आए वायरस के प्रभाव को रोकने के लिए हाल फिलहाल उठाए गए कदम से हमें राहत तो मिल गई है। अब हमें अनुसंधान करके इसका स्थायी समाधान खोजना होगा। साथ ही जीवन को नए तरीके से जीने के रास्ते भी तलाशने होंगे। अब यदि ऐसी परिस्थितियां बनी रहती हैं तो हमें हमारी युवा पीढ़ी को मानवता से जुड़ी सभी बातों को भी ऑनलाइन ही समझानी होगी। शिक्षा के साथ मानव मूल्यों पर आधारित शिक्षा को युवाओं को पढ़ाना होगा। मुझे स्मरण है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना महामना मालवीय जी ने की। उन्होंने अपने प्रारंभिक उद्देश्य के अंतर्गत इस बात को व्यक्त किया था कि विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ के रूप में शिक्षा के अंतर्गत भारतीय संस्कृति, संस्कार और नैतिकता होगी। और इसलिए उस समय धर्म को उन्होंने आवश्यक विषय के रूप में रखा था सभी फैकल्टीज के लिए। और ये धर्म जो आज का कर्मकांडी है, ये नहीं, धर्म का जो वास्तविक परिभाषा है
जिसको मनुस्मृति में वर्णन है, नित्य क्षमा दमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यह लोगों के जीवन में आचरित होना चाहिए। नैतिकता और चरित्र का निर्माण इसके माध्यम से होगा। और इसलिए धर्म के बारे में कहा गया, धारणा सधर्म इत्याहु धर्मो धार्यते प्रजा। अपने नैतिकता युक्त व्यवहार के आधार पर समाज को संचालित करने का प्रयास, यह महामना ने उस समय लिखा था। और अभी भी अगर आप वार्षिक उनके जो ग्रंथ, जो पत्रिका छपती है, उसको अगर आप देखें तो पहले ही यही सब आपको देखने को मिलेगा। और इसलिए इसका बड़ा महत्व है विद्यार्थियों के जीवन में। ये तकनीकी शिक्षा और मानव मूल्य केवल तकनीकी शिक्षा तक ही सीमित रही है, सभी के लिए आवश्यक है। और इसलिए नैतिकता, कर्तव्य, ईमानदारी, दया और करुणा में मानव जीवन के मूल्य समाहित हैं। मानव मूल्यों की अवधारणा को प्रत्येक नागरिक को समझना चाहिए। हमारा भविष्य आज के युवा, प्रत्येक युवा को पता होना चाहिए कि दूसरों के साथ कैसे तालमेल बैठाया जाए। समूह या परिवार के लाभ के लिए अपने स्वार्थ और सुखों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। परिवार में संघर्ष से बचे और सद्भाव से रहे। जीवन यापन की ऐसी योजनाबद्ध पद्धति को सभी लोगों को वास्तव में सभ्य बनाने के लिए सभी संस्थानों में एक समग्र मानव मूल्यों पर आधारित शिक्षा को विकसित किया जाना चाहिए। युवाओं के अध्ययन के क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मानव मूल्य मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। समग्र मानव मूल्य शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को समझ सकता है, अर्थात उसके शरीर, मन, ज्ञान, चेतना, आनुवंशिक केंद्र और मस्तिष्क जीवन के सभी अनुभवों को संग्रहित कर मानव जीवन को समझ सकता है। मानव जीवन के प्रारंभ यानी युवा जीवन में समृद्धि, खुशी और समाज की शांति के लिए मानव मूल्यों की शिक्षा को दिया जाना आवश्यक है। शिक्षा की इस अनिवार्य प्रणाली की कमी के कारण ही जीवन में गरीबी, अपराध, संघर्ष और विवाद जैसी समस्याओं से सामना करना होता है। मानव मूल्यों पर आधारित शिक्षा से समाज में उत्पीड़न समाप्त होगा और चेतना का विकास हो सकेगा। हम लोग अपने जीवन के उद्देश्य से भटकेंगे नहीं, बल्कि सही दिशा की ओर बढ़ सकेंगे। मानव मूल्य शिक्षा के माध्यम से चरित्र निर्माण का पाठ वैदिक काल से ही भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण रहा है। हमें पता है कि हमारे मानव जीवन के अंदर त्याग का क्या महत्व है। ये प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से ही उसको संस्कार के रूप में लोगों के अंदर डाला जाता है। और संस्कारित व्यक्ति जब आगे बढ़ता है समाज में, तब वो श्लोक याद आता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा कश्चित् धनम। यह एक तरह से उस व्यक्ति के अंदर इस भाव को पैदा करता है कि हम इस उसमें है, जितना भी हम पैदा करेंगे, जितना भी उत्पादन करेंगे, जितना भी ग्रहण करेंगे, उसमें उतना ही हम उपभोग करेंगे जितना हमारे लिए आवश्यक होगा। बाकी का सारा समाज का है। ये त्याग में प्रवृत्ति इस संस्कार के कारण ही शिक्षा के माध्यम से ही उत्पन्न होता है। भारत में अंग्रेजों के आने के बाद भारतीय शिक्षा का उद्देश्य बदल गया था। इस प्रकार उनके लिए शिक्षा का उद्देश्य बहुत सीमित था। विषयों के ज्ञान सहित कुछ कार्यात्मक साक्षरता शुरू की गई थी। केवल 1882 के शिक्षा आयोग में नैतिक शिक्षा की सिफारिश की गई थी। स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद कई आयोगों और समितियों ने चरित्र शिक्षा, धार्मिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा की सिफारिश की। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नैतिक और धार्मिक शिक्षा को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया
और इसे मानव मूल्य शिक्षा में शामिल किया गया था। विद्यार्थी आत्म केंद्रित उद्देश्यों के लिए या व्यापक सामाजिक और पर्यावरणीय ज्ञान के लिए प्रदान किए गए कौशल का उपयोग कैसे करेगा, शिक्षा की इस बात का निर्धारण हो सकता है। मानव मूल्यों पर आधारित शिक्षा ही मानव आचरण और मानवीय समाज के विकास की सुविधा प्रदान करती है। इस समय महात्मा गांधी जी का 150वां वर्ष मनाया जा रहा है और इसलिए स्वाभाविक है महात्मा गांधी जी के विचारों के बारे में भी लोगों को जानकारी प्रदान करना चाहिए। और महात्मा गांधी जी ने जो 7 बातें कही हैं, उन्होंने कहा 7 चीजें ऐसी जो महापाप हैं। वो 7 चीजें कौन सी ऐसी हैं? क्योंकि हमें अपने युवा छात्रों को, सभी लोगों को ये जानकारी होना बहुत आवश्यक है और अगर जानकारी होगी तो उसके आधार पर व्यक्ति अपने जीवन का निर्माण करते हुए आगे बढ़ सकता है। गांधी जी ने 7 घनघोर पाप बताए। पहला बताया उन्होंने, काम के बिना धन, बिना काम के हुए जो धन अर्जित किया जाता है, इसको रिश्वतखोरी के माध्यम से कह सकते हैं और भी कह सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा, अंतरात्मा के बिना सुख। अंतरात्मा जब तक प्रसन्न नहीं होती है, अंतरात्मा में इस बात जब तक काम लोगों के सामने नहीं प्रस्तुत होते हैं जिसके कारण व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त होती है, उसके बगैर सुख नहीं हो सकता। तीसरा उन्होंने कहा, मानवता के बिना विज्ञान। विज्ञान ऐसा हो जो मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण हो और मानवीय संवेदनाओं के आधार पर सकारात्मक तौर पर निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने में सक्षम हो। अगर ऐसा विज्ञान है तो सही माने में मानवीय रूप से बड़ा ही आगे बढ़ाने वाला ये विज्ञान माना जाएगा। चौथा उन्होंने कहा, चरित्र के बिना ज्ञान। अगर चरित्र नहीं है, नैतिकतापूर्ण व्यवहार नहीं है, आचरण नहीं है, तो ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए चारित्रिक दृढ़ता बहुत आवश्यक है। इसलिए उन्होंने कहा, चरित्र के बिना ज्ञान अगर है तो पाप है, घोरतम पाप है। पांचवा उन्होंने कहा, सिद्धांत के बिना राजनीति। अगर राजनीति में सिद्धांत नहीं है तो राजनीति शव के बराबर, राजनीति विकृत दिशा में जाएगी, राजनीति अराजकता फैलाएगी, राजनीति का रूप दंडता बढ़ेगी। ऐसी राजनीति नहीं चाहिए जिसमें सिद्धांत का अभाव हो। और छठा उन्होंने कहा, नैतिकता के बिना व्यापार। अगर व्यापार हम करते हैं उसमें नैतिकता नहीं है तो व्यावसायिक जो विश्वास होता है वो विश्वास का हनन होता है, और विश्वास का जब हनन होता है तो व्यापार नहीं, वो तो बिल्कुल एक दूसरे को मार काटने का एक प्रक्रिया बन के रहना होता है। और सातवां उन्होंने कहा, त्याग के बिना पूजा। बगैर त्याग के पूजा नहीं हो सकती, उसके लिए त्याग करना पड़ता है। महात्मा जी के इस 150वें वर्षगांठ के अवसर पर ये जो 7 चीजें उन्होंने गिनाई है, अगर इसको सही माने में अपने जीवन में आचरित करने की दृष्टि से संस्कारों के माध्यम से उसको अगर विद्यार्थी और छात्र, चाहे तकनीकी हो चाहे किसी भी फैकल्टी में काम पढ़ने वाला छात्र हो, अगर उसको अपनाता है तो निश्चित रूप से समाज को एक सही दिशा प्रदान कर सकने में सक्षम बनता है। तो ये सारी चीजें मूल्य आधारित शिक्षा की आवश्यकता को शिक्षा के विभिन्न आयोगों और विशेषज्ञ समितियों ने प्रकाश डाला है। इसके जो ये सारी चीजें बताई गई हैं जो इसके अंतर्गत समाहित हो सकती हैं, उसको चलाया जा सकता है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपका विश्वविद्यालय इस दिशा में कार्यरत है ताकि ये सारी चीजें स्वाभाविक रूप से हमारा छात्र उसको आत्मसात कर सके। युवाओं को मानवीय आचरण के साथ सुखी और समृद्ध जीवन जीना सिखाना ये शिक्षा का उद्देश्य है। छात्रों को मूल्य शिक्षा से जोड़कर और कौशलबद्ध करके शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। छात्रों को समझ, प्रतिबद्धता, क्षमता और मानवीय आचरण के साथ रहने और समाज में मानवता का दिग्दर्शन कराना चाहिए। मूल्य शिक्षा में अपनी समझ को साझा करके ही सही समझ विकसित करें। तकनीकी शिक्षा को सीखकर सही कौशल का विकास करें। शिक्षा की अवधि के दौरान सही जीवन जीने का अभ्यास करें। मानव के साथ एक ऐसे रिश्ते में रहना जिससे आपसी खुशी बढ़े। जीवन की सभी सुख सुविधाओं के बावजूद
दिन प्रतिदिन जीवन में तनाव, परिवार प्रणाली पर संकट, अपराध, आतंकवाद समाज में बढ़ रहे हैं। प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, असाध्य रोग जैसी समस्याएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। शिक्षा की वर्तमान स्थिति अब ऐसे स्तर पर पहुंच गई है जहां यह मानव के अस्तित्व के लिए ही खतरा बन गया है। इस धरती पर सभी मानव एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं। यह केवल 4 स्तरों यानी स्वयं, परिवार, समाज और प्रकृति के अस्तित्व में सद्भाव में रहकर प्राप्त किया जा सकता है, जिसके लिए यह सीखना अति आवश्यक है। सह अस्तित्व ही अस्तित्व है। एक छात्र अपने जीवन का औसतन 20-22 साल औपचारिक शिक्षा के लिए बिताता है। अगर मूल्य शिक्षा दुनिया के हर छात्र तक प्रभावी रूप से पहुंचती है तो मानव जीवन की जटिलताओं को आसानी से हल किया जा सकता है, खुशहाल और समृद्ध जीवन जिया जा सकता है। अपने भारत के संविधान में भी जो आम नागरिक के मूल कर्तव्यों को 51 क के अंतर्गत वर्णन किया गया है, मैं समझता हूं ये मूल कर्तव्य शिक्षा के अंतर्गत जो इस तरह से मानवीय मूल्यों को देने का प्रयास किया जाता है, संस्कार के माध्यम से सुदृढ़ किया जाता है, वो वर्णित किया गया है। और मैं चाहूंगा कि उन मूल कर्तव्यों को भी सही माने में लोग अपने जीवन में आचरित करने का प्रयास करें तो मैं कह सकता हूं मूल्याधारित शिक्षा को हमने सही रूप में एक व्यवहारिक दिशा प्रदान की है। और वो मूल कर्तव्य है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू। जो माता पिता या संरक्षक हो 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपालक को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। ये मूल्याधारित शिक्षा का परिणाम ये मूल कर्तव्य के अंतर्गत वर्णित है। और इतने नहीं, अगर संविधान की उद्देशिका आप देखेंगे तो संविधान की उद्देशिका भी, जो अभी ये विषय हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये विषय का एक मूल भाव है। और मूल भाव को मन के अंदर सजोकर उसको कैसे हम अपने व्यवहारिक रूप में आत्मसात कर सकें, ये प्रयास करना चाहिए। तो मूल भाव उसको मैं जरूर लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उस समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
1949 में डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने ये संविधान सभा को आत्मार्पित किया था। ये इस नैतिक मूल्यों का आधार स्तंभ है। और अगर मैं कहूं कि आज के जो विषय है, ये विषय का ये मूल भाव आज संविधान के उद्देश्य का और संविधान के अंतर्गत 51 का जो आम नागरिक का मूल कर्तव्य है उसके अंतर्गत विद्यमान है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सही तौर पर जो कार्यशाला इस संबंध में हो रही है, इस कार्यशाला के अंदर इन सारे बिंदुओं पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए जो मूल्य है, मूल्य को जीवन के अंदर आचरित कैसे किया जाए। ये केवल किताब पढ़ने से नहीं होगा, ये केवल उपदेश से नहीं होगा, ये संस्कारों से पैदा होगा। लगातार इस अनुभूति के आधार पर चलेगा कि हर व्यक्ति अनुभव करे कि मुझे ये करना है, ये नहीं करेंगे तो उसके अन्यथा परिणाम हो सकते हैं। ये करना है, मुझे करना है। यह अगर शिक्षा के अंतर्गत हमने आम युवा के अंदर स्थापित कर दिया तो देश को, हमारे देश को कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। और निश्चित रूप से हमारा देश इस सुदृढ़ समाज की स्थापना करते हुए पूरे विश्व में एक आदर्श स्वरूप खड़ा कर सकने में सक्षम होगा। आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। आप सब लोगों को हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय, मैं आपको बताना चाहूंगी, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय आपके बताई गई इसी मार्ग पे प्रशस्त है और वो अपनी पूरी ऊर्जा से कोशिश कर रहा है कि अपने तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मूल्य आधारित शिक्षा ही दे। मैं आपके इन तेजस्वी आशीर्वचनों के लिए हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। अब मैं विश्वविद्यालय के अकादमिक निदेशक डॉक्टर वायन सिंह सर से अनुरोध करूंगी कि वो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। थैंक यू मैडम। राजस्थान के प्रथम नागरिक और हमारे महामहिम राज्यपाल श्री कलराज जी मिश्र जी, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर HD चारण साहब, विश्वविद्यालय के अन्य सम्मानित अधिकारी, प्रतिनिधि, संबद्ध महाविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों के अधिकारी जो इस उद्घाटन समारोह में ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मानव मूल्य शिक्षा की विश्वविद्यालय समन्वयक डॉक्टर अलका स्वामी और उनकी टीम, इन कार्यशालाओं के लिए कार्य कर रहे हमारे सभी रिसोर्स पर्सन्स, मेरे प्रिय विद्यार्थी, छात्र छात्राएं, उनके माता पिता और परिवार के सभी सदस्य, इन सबको मेरा और विश्वविद्यालय की परिवार की ओर से नमस्कार है। मुझे आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं विश्वविद्यालय की ओर से इस एक विशेष दिन पर धन्यवाद भाषण दे रहा हूं। श्रीमान, किसी ने कहा है कि एक प्रज्वलित मस्तिष्क पृथ्वी पर और पृथ्वी के ऊपर सबसे शक्तिशाली हथियार है, और यह एक अद्भुत सत्य है कि धरती पर यह शक्तिशाली हथियार शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। निकट भविष्य में हम जानते हैं कि शिक्षा ही सबसे अधिक लाभदायक निवेश होगा। यह एक शाश्वत सत्य है कि यदि दी गई शिक्षा में मानवीय मूल्य भी समाहित हैं तो इसी पृथ्वी पर स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। हम सभी को कोविड-19 महामारी के वर्तमान परिदृश्य में जीवन की सच्चाई का एहसास हुआ है। पिछले दिनों में मानव के साथ, समाज के साथ, देश के साथ और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व की अवधारणा, सार्वभौमिक मानव मूल्य शिक्षा का जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, उसका हम सबको अनुभव हुआ है। महोदय, सह अस्तित्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। यदि एक बार हम सब इस सह अस्तित्व के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं तो प्रकृति निश्चित रूप से सभी को वापस उन कर्तव्यों को सिखाना शुरू करती है कि सह अस्तित्व की अवधारणा सभी के लिए क्यों आवश्यक है। मुझे उम्मीद है कि यह ऑनलाइन कार्यशाला जो बीकानेर विश्वविद्यालय का एक अद्भुत प्रयास है,
निश्चित रूप से इस दिशा में कार्य करने और इन प्रयासों में एक मील का पत्थर साबित होगी। श्रीमान, ये हमारे विश्वविद्यालय के इतिहास में सबसे बड़ा दिन है। आज हम देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन कार्यशाला विद्यार्थियों के लिए आयोजित कर रहे हैं। इस कार्यशाला में लगभग 5000 छात्र, उनके माता पिता, परिवार के सदस्य भाग ले रहे हैं। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और मेरी अपनी ओर से मैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय और बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र जी का हृदय से आभार और हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। सर, आपने विषय की गंभीरता को जानकर बहुत ही कम समय में हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। हालांकि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन जिस विनम्रता से इस कार्यशाला का उद्घाटन करने और हमारे छात्रों, संकाय सदस्यों और अन्य अतिथियों को संबोधित करने के लिए सहमत हुए हैं और अपने ज्ञान और अनुभव से हमें आपने अभी अभी अवगत कराया है, इस सब के लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। मुझे विश्वास है कि आपका ऐसा सानिध्य बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय को हमेशा मिलता रहेगा। धन्यवाद सर। हम विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर एच.डी. चारण जी को भी सभी अतिथियों का विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय ने अपने 2 साल के अल्प अवधि में राज्य स्तर पर ही नहीं बल्कि कुछ क्षेत्रों में तो राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। इस सब के लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार, हमारे माननीय कुलपति महोदय का हमेशा ऋणी रहेगा। मैं विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित प्रतिनिधियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने अपनी उपस्थिति के साथ इस कार्यशाला में विद्यार्थियों को विशेष आशीष दिया है। हम इस कार्यशाला में विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों के भाग लेने वाले अतिथियों, हमारे संबद्ध कॉलेजों से भाग लेने वाले प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स और सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सर, मेरे पास यह बताने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं है कि यह कार्यशाला विश्वविद्यालय के कार्यक्रम को आगे ले जाने में कितनी मदद कर रहा है। मैं इस मार्गदर्शन के लिए और यह कार्यशाला आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय की समन्वयक डॉक्टर अलका स्वामी और उनकी टीम, सभी रिसोर्स पर्सन को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं यहाँ पर विशेष रूप से हमारे साथी डॉक्टर धर्मेंद्र यादव, श्री अभिषेक पुरोहित, श्री राजेश, श्री विकास जी और अन्य आयोजन टीम के शिक्षक और कर्मचारियों, सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिनकी दिन रात की मेहनत के फलस्वरूप आज हम सब इस कार्यक्रम को आयोजित करवा पा रहे हैं। मुझे हमारे छात्रों की टीम को भी धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में अपना योगदान दिया है और इस लॉकडाउन पीरियड में भी वो इस कार्यशाला के साथ जुड़कर इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से सफल बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इस तरह की कार्यशाला एक दिन में नहीं हो सकती है, हफ्तों पहले तैयारियां शुरू होती हैं। इसके लिए बहुत योजना और विशेष समर्पण की आवश्यकता होती है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के बहुत ही प्रेरित और समर्पित सहयोगियों की टीम इन सब कार्यों को करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। ये सभी अपने कर्तव्यों को जानते हैं और हमेशा परिणाम की आशा करते हैं। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मैं फिर से इन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अब उद्घाटन सत्र का समापन करते हुए मुझे कुलाधिपति तथा कुलपति महोदय से जो शिक्षा से जो अपेक्षा स्पष्ट हुई है, मैं आपसे साझा करती हूँ कि
छात्र जब शिक्षित हो तो उसके साथ वह ये जान सके कि वह स्वस्थ कैसे रहे, सुख समृद्धि पूर्वक जीना कैसे सीखे, संबंधों में तृप्ति कैसे पा सके और व्यवस्था में जिम्मेदारी के साथ भागीदारी कैसे कर सके। यदि ये सब काम हमारी शिक्षा कर सके तो हमारी शिक्षा सार्थक बन सकती है। मानवीय मूल्यों की शिक्षा का वर्तमान शिक्षा में समावेश तथा हम शिक्षाविदों का संरक्षक के रूप में दृढ़ निश्चय ये सब सुनिश्चित करेगा, मेरा ऐसा पूरा विश्वास है। इसी के साथ मैं महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से इस सत्र की संपन्न की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद सर।